गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जेनेटिक मटेरियल और कोशिकीय संगठन के आधार पर कोशिकाएं जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं इन दोनों कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मेन अंतर क्या होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस इज दैट, पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू वर्ड्स प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो द वर्ड प्रोकैरियोट इज टेकन फ्रॉम टू वर्ड, प्रो एंड कैरियोन। प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ, पहले का न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के, ओरिजिनल न्यूक्लियस के, ट्रू न्यूक्लियस के पहले का न्यूक्लियस है ना। इसका ये मतलब हुआ किसका, प्रोकैरियोट्स का, है ना। यूकैरियोटिक, द वर्ड यूकैरियोट इज टेकन फ्रॉम टू वर्ड्स। फर्स्ट इज द यू मीन्स ट्रू एंड सेकेंड इज द कैरियोन, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ, ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है दैट न्यूक्लियस इज ट्रू न्यूक्लियस। सेकेंड डिफरेंस इज द स्टेट, अवस्था, दोनों की कैसी अवस्था है या कॉम्प्लेक्सिटी भी कह सकते हैं। फर्स्ट इज द इल डेवलप्ड। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ना वो क्या होता है, इल डेवलप्ड, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो क्या होता है, वेल डेवलप्ड, है ना। प्रोकैरियोटिक, ये दोनों में से पहले कौन आया, प्रोकैरियोटिक है। जैसे जीवन की शुरुआत हुई और जब सेल का फॉर्मेशन हुआ तो द फर्स्ट सेल व्हिच अपीयर ऑन दिस अर्थ इज द प्रोकैरियोटिक सेल। इसलिए पहले आई, इसलिए क्या हुआ, उसमें पूरी तरह से वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए। उससे कौन सा सेल आया, प्रोकैरियोटिक सेल का इवोल्यूशन किस सेल में हुआ, यूकैरियोटिक सेल में। तो जब यूकैरियोटिक सेल का इवोल्यूशन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि एक ट्रू सेल में जो जो चेंजेज होने चाहिए उसने वो सारे चेंजेज, वो सारी कमियां उसमें डेवलप हो गई, इवॉल्व हो गई। और जब यूकैरियोट का इवोल्यूशन हुआ प्रोकैरियोट से तो ये क्या हो गया, एक वेल डेवलप्ड सेल हो गया। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहता है कि इस पृथ्वी पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म या कॉम्प्लेक्स सेल का जो इवोल्यूशन हुआ वो किससे हुआ, सिंपलर सेल से हुआ। जो पहले के साधारण ऑर्गेनिज्म थे ना, वही साधारण ऑर्गेनिज्म, वही साधारण सेल, सिंपल स्ट्रक्चर वाले सेल इवॉल्व हो गए किसमें, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो हुआ ना वो इवॉल्व हो गया किस चीज में, यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर था वो सिंपल था, लेकिन यूकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया, वेल डेवलप्ड हो गया, है ना। जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि हम लोगों का इवोल्यूशन किससे हुआ है, हम लोग का इवोल्यूशन बंदर से हुआ है। मनुष्य, होमो सेपियंस आर इवॉल्व फ्रॉम द मंकी, है ना। तो क्या हुआ कि कुछ मंकी अपने को चेंजेज इन्वायरमेंट के अनुसार अपने को एडॉप्ट कर लिए। इन्वायरमेंट चेंज हुआ और उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के अनुसार अपने को एडॉप्ट किया, उनके बॉडी में चेंजेज होते गया और धीरे 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 ये चेंजेज एक्यूमुलेट होते गया और उससे एक नई स्पेसीज बन गया। लेकिन ऐसा थोड़ा ना है कि सारे के सारे बंदर चेंज हो गए मनुष्य में, कुछ बंदर अपने उसी रूप में रह गए। उसी तरह से सारे प्रोकैरियोटिक सेल का इवोल्यूशन नहीं हुआ यूकैरियोटिक में, कुछ प्रोकैरियोट्स का इवोल्यूशन यूकैरियोट्स में हुआ, लेकिन कुछ प्रोकैरियोट्स अपने पहले रूप में ही मौजूद रह गए। इसीलिए उसे आज हम लोग क्या कहते हैं, आद्य कोशिका भी, प्रोकैरियोट को क्या कहते हैं, आद्य कोशिका भी कहते हैं। ओके, प्राचीन सेल, एंशिएंट सेल भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट साइज दोनों, द प्रोकैरियोटिक सेल इज स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट का साइज जो होता है वो होता है लगभग 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर। सेल का जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं ना वो माइक्रोमीटर में करते हैं। एंड 1 माइक्रोमीटर इजकल टू 10 to the power 6 मीटर, है ना। 1 मीटर में यदि आप
10 लाख से भाग देंगे, 1 मीटर को यदि आप 10 लाख से डिवाइड करेंगे और जितना रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट होगा 1 माइक्रोमीटर। ओके, तो सेल क्या होता है, सेल का जो मेजरमेंट होता है इसी माइक्रोमीटर में करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है ना वो कितना होता है, 1 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक, जबकि यूकैरियोटिक सेल का साइज होता है 10 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक। स्पष्ट है कि यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से क्या होते हैं, लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल। अगला है न्यूक्लियस। द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता ही नहीं है, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उस न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो होता है ना वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस न्यूक्लियोइड इज नॉट बाउंडेड विद द मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। एक जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो चारों तरफ से न्यूक्लियर केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है, बाउंडेड रहता है। लेकिन ये जो न्यूक्लियोइड होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा चारों ओर घिरा हुआ नहीं रहता है, और इसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक में। नेक्स्ट डिफरेंस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट में ये प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो होता है यूकैरियोट में मौजूद है। नेक्स्ट डिफरेंस, क्रोमोसोम। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल इज 1। कितना, क्रोमोसोम्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में वो केवल हमेशा 1 होते हैं, और उनका शेप कैसा होता है, सर्कुलर होता है, याद रखना। जबकि यूकैरियोटिक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मोर देन 1 है ना, मोर देन 1, और शेप कैसा होता है, लीनियर होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो लीनियर होते हैं, जैसे हम लोग में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लीनियर होते हैं, सर्कुलर देखे हैं, सर्कुलर। यूकैरियोट, किसी भी यूकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सर्कुलर नहीं होते। नेक्स्ट डिफरेंस, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या है, एब्सेंट, इसमें क्या है, प्रेजेंट। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, हेल्प इन द एनर्जी प्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रेस्पिरेशन के कुछ प्रोसेस होते हैं, और उसी प्रोसेस के द्वारा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो क्या इसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है प्रोकैरियोट में? तब एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है? हाँ, इसमें भी होता है। बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट। आक्सी और अनाक्सी श्वसन दोनों प्रकार का रेस्पिरेशन इसमें होता है, लेकिन वो रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में न होकर के कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी। व्हाट इज द वर्क ऑफ गोल्जी बॉडी? गोल्जी बॉडी का मेन वर्क होता है किसी सेल में सिंथेसाइज सब्सटेंस को पैकेजिंग करना, स्टोर करना, और उसको दूसरे सेल तक ट्रांसपोर्ट करना। तो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल आर मेड अप ऑफ, वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं। तब उनमें क्या होता है कि एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता ही नहीं है, तो यहां पर गोल्जी बॉडी का कोई वर्क ही नहीं है। इसलिए क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्जी apparatus एब्सेंट होता है, जबकि यहां पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट डिफरेंस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज द वर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सर्कुलेट द डिफरेंट सब्सटेंस या हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उससे राइबोसोम अटैच रहते हैं, एंड दैट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन यहां पर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो फ्री राइबोसोम्स के द्वारा होता है ना। जो साइटोप्लाज्म में फ्री राइबोसोम्स होते हैं वही प्रोटीन सिंथेसिस कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, एब्सेंट होता है, और यहां पर प्रेजेंट होता है। क्या
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट किसमें? प्रोकैरियोट्स में, और इसमें प्रेजेंट तब जबकि क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है किसमें? प्रोकैरियोट में। तब इसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ प्रोकैरियोट जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, है ना। जब ऑटोट्रॉप्स होते हैं तब वो कैसे फोटोसिंथेसिस करते होंगे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, और क्लोरोफिल कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है ना। तब यहां पर कैसे होगा? यहां पर जो क्लोरोफिल होता है ना, वो क्लोरोफिल एसोसिएटेड होता है किसके साथ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। जबकि यूकैरियोट में जो क्लोरोफिल होता है वो कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। समझ में आया? हाँ, इसमें भी क्लोरोफिल होगा और वहां भी क्लोरोफिल होगा, लेकिन इसमें जो क्लोरोफिल होगा वो कहां किसके साथ एसोसिएटेड रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। और इसमें जो होगा वो कहां पर रहेगा? क्लोरोप्लास्ट जो स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनेल होता है उसमें मौजूद रहता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग राइबोसोम्स, है ना। राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो 70S के होते हैं, 70S। और इसमें यूकैरियोट में जो राइबोसोम होते हैं ना वो 80S के होते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, उसकी बनावट। प्रोकैरियोटिक सेल की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना वो सिंपल होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? सिंपल, और ये है कॉम्प्लेक्स, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ये है कि प्रोकैरियोटिक में कौन से जीव आते हैं। तो इस पृथ्वी पर जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल ना, ऑल प्रोकैरियोट्स आर बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। जितने भी जीवाणु है ना, ठीक है ना, वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, है ना। जितने भी जीवाणु हैं वो प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल से बने हुए होते हैं। उसके अलावे जो, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल बैक्टीरिया, है ना। और यहां पर क्या लिखेंगे? इसके बैक्टीरिया के अलावे, एक्सेप्ट बैक्टीरिया, उसके अलावे जो भी सेल हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, वो सभी किस में आएंगे? वो सभी यूकैरियोट्स में आएंगे। जैसे प्लांट, फंजाई, एल्गी, एनिमल, ये सभी किस में आएंगे? ये सभी यूकैरियोटिक सेल में आएंगे। ओके, तो ये रहा कुछ खास डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। ओके, थैंक्स।